नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। भाई देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो जीवन में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसी से जीवन के अंदर जो है वो रंग भरे जाते हैं। हमने जब लोक संगीत पढ़ा था तो हमने देखी थी कि कई सारी संगीतमय जातियां हैं जिनका प्रोफेशन जो है वो म्यूजिक है। इन्हीं संगीतमय जातियों से रिलेटेड और पूरे की पूरे राजस्थान के अंदर कौन कौन से प्रमुख वाद्य यंत्र हैं उन सभी के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, अगर हम बात करें राजस्थान के जितने भी प्रमुख वाद्य यंत्र हैं उनको अपन 4 टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हम देख सकते हैं। कौन कौन से? पहले तो हैं भाई तत् वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको तारों द्वारा बजाया जाता है। दूसरे हैं आपके सुशिर वाद्य यंत्र जिनमें फूंक मारकर बजाया जाता है। तीसरे हैं आपके अवनत वाद्य यंत्र जिनको हाथ से मारकर बजाया जाता है। और चौथे हैं आपके घन वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं और आपस में टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उनका इस्तेमाल एज ए म्यूजिक के तौर पर किया जाता है। तो 4 टाइप के वाद्य यंत्र हैं: तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनत वाद्य यंत्र और चौथे हैं आपके घन वाद्य यंत्र। तो इन चारों टाइप्स में से सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं हमारे पहले वाद्य यंत्र की या हमारे पहले टाइप की, जो कि है अपने तत् वाद्य यंत्र। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई तत् वाद्य यंत्र क्या होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि तत् वाद्य यंत्र जिन वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है उन्हें तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन कि भाई तारों के द्वारा जिनमें स्वरों की उत्पत्ति होती है उसको अपन तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। अब एक एक इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र को देखते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर चर्चा करते चलते हैं। पहला वाद्य यंत्र है सितार। सितार ऐसा वाद्य यंत्र है जो वीणा और साथ साथ में ईरानी तंबूरा का मिक्सचर है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो अपने को मिडेवियल इंडिया की हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपने एक पोएट का, एक इंपॉर्टेंट कवि का नाम सुना होगा जिनका नाम है अमीर खुसरो। कई सारे हिस्टोरियन है, कई सारी उन्होंने इंपॉर्टेंट रचनाएं की। अमीर खुसरो ने जो है वो इस इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र सितार का जो है वो निर्माण किया। तो पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। वीणा और साथ साथ में ईरानी तंबूरा जो कि हिंदू मुस्लिम शैली का एक मिश्रण है, इसका आविष्कार जो है वो अमीर खुसरो ने किया था। इसका आविष्कार जो है वो अमीर खुसरो ने किया था। क्या कि भाई हिंदू और मुस्लिम शैली के बीच में इंक्लूड करके क्या क्या, तो भैया अपने वीणा और ईरानी तंबूरे को मिक्स करके एक नया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको अपन क्या कहते हैं, तो भैया सितार। निर्माणकर्ता कौन? तो अपने याद रखने लेना क्या, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सारंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है सारंगी। देख लेते हैं सारंगी बारे में। यह तत् वाद्य यंत्र यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ यंत्र है कि भाई जितने भी तत् वाद्य यंत्र हैं उन सभी में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बेस्ट तत् वाद्य यंत्र कौन सा है तो अपने को याद रखना है क्या, सारंगी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सारंगी तत् वाद्य यंत्रों का। इसके अंदर टोटल 27 तार होते हैं और इसको बजाया जाता है मारवाड़ के जोगियों द्वारा। जो कि जोगी जो है वो किन किन इंपॉर्टेंट काव्य रचनाओं के अंदर इसको बजाते हैं, तो गोपीचंद, भृतहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय सारंगी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई गोपीचंद और भृतहरि के ख्याल गाते वक्त किस इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो अपने याद रख लेना है भैया किसका, अपने याद रखना है सारंगी का। सारंगी का जो है एज अ वाद्य यंत्र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ख्याल के तौर पे, जब हम ख्याल बजाते हैं या ख्याल गाते हैं उस समय पर। अब अगर पूछ लिया जाए सर्वश्रेष्ठ, तो भी सारंगी अपने याद रखना है। कितने तार हैं, तो भाई सारंगी के अंदर जो है टोटल 27 तार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रावण हत्ता, बड़ा ही इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और अगर मैं कहूं कि राजस्थान के कंटेक्स्ट में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो वायलिन का प्राइमरी रूप है तो ये रावण हत्ता है। तो रावण हत्ता के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले रावण हत्ता एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो नारियल की आधी टोकसी से बना हुआ होता है और इसको जो है ज्यादातर हम देखते हैं फड़ बांचने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो रावण भत्ता के बारे में पहली बात, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो रावण हत्ता है। इसके अलावा जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी यानी आधे कटे हुए कोकोनट की टोकसी से, कोकोनट की टोकसी से बना हुआ होता है, यह आपका रावण हत्ता। और साथ साथ में इसके अंदर टोटल 9 तार होते हैं और इसका जो प्रयोग है वो मैक्सिमम टाइम पर पाबू जी की फड़ गाते वक्त, जो भोपे हैं उसका इस्तेमाल करते हैं पाबू जी की फड़ गाते वक्त। अब फड़ क्या होती है, तो आपको पता है कि भाई एक तरीके का पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। भाई कपड़े के ऊपर जो है वो पेंटिंग करके फड़ बनाई जाती है और बाबू जी के यशोगान के लिए इस फड़ को गाते वक्त जो भोपे होते हैं वो इस रावण हत्ता इंस्ट्रूमेंट का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ में कान कुजरी जाति के लोग भी इस रावण हत्ते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रावण हत्ते के बारे में सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कई बार ये तो इवन आरएस के मेंस के एग्जाम्स में आया हुआ है। जितने भी छोटे से लेकर बड़े एग्जाम्स हैं उन सब में रावण हत्ता जो है वो कभी ना कभी पूछा गया। रावण हत्ते के आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है आपका गुजरी।
ये भी एक तरीके से रावण हत्थे की तरह ही होता है। इसके अंदर टोटल 9 तार होते हैं जो रावण हत्थे से मिलता जुलता होता है। तो अपने याद रखने वाला है, रावण हत्थे से मिलता जुलता कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो गूंजरी। नेक्स्ट आ जाता है अपना इकतारा। इकतारा की बात याद रखनी है कि इसका संबंध जो है वो नारद जी से, किससे है भाई? नारद जी से इसका संबंध है। और इसके अंदर टोटल कितने तार होते हैं? तो 2 तार जो है वो इकतारा के अंदर होते हैं। नारद जी से संबंध है और इसके अंदर टोटल 2 तार हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की है आपका जंतर। बड़ा इंपॉर्टेंट है जंतर। यह वीणा का प्रारंभिक रूप है। अगर पूछ लिया जाए कि वायलिन का प्रारंभिक रूप कौन सा है, तो रावण हत्था। और वीणा का प्रारंभिक रूप कौन सा है, तो अपने याद कर लेना, जंतर जो है वो वीणा का प्राइमरी रूप है। इसके अंदर टोटल 5 या 6 तार देखने को मिलते हैं। और इसका प्रयोग जो है वो देव नारायण जी की फट गाते वक्त जितने भी भूपे होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? जंतर का इस्तेमाल करते हैं। देव नारायण जी की फट गाते वक्त जितने भी इंपॉर्टेंट भूपे होते हैं वो इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल याद रख लेना कि पाबू जी की फट गाई तो कौन सा अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया? रावण हत्था। और अगर हम बात करें देव नारायण जी की फट गाई गाते वक्त किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो भैया अपने को याद रखना है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है भैया जंतर। जंतर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो कि है आपका रबाब। रबाब रबाब ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अलवर और टोंक के इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अलवर और टोंक के इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपका रबाब। इसके अंदर टोटल कितने तार होते हैं, तो भैया 4 तार हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है रबाज। रबाज बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। रबाज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मेवाड़ के इलाकों में। मेवाड़ के इलाकों में इसके अंदर जो है वो टोटल कई जगह 12 तार देखने को मिलते हैं। 12 तार देखने को मिलते हैं। और यह कमायचा यंत्र की तरह ही होता है। इसे गज की जगह अंगुलियों से बजाते हैं। इसे गज की जगह जो है वो अंगुलियों से बजाने को हमें देखने को मिलता है। तो रबाब और रवाज दोनों के बीच में डिफरेंस याद रख लेना। क्वेश्चंस कैसे आएंगे पहले उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चंस इसके अंदर ऐसे आएंगे कि भाई आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि भाई ये तत्वाद्य यंत्र है या सुषिर वाद्य यंत्र है या घन वाद्य यंत्र है या अवनत वाद्य यंत्र। अब आपको याद करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से जो है वो तत्वाद्य यंत्र है, कौन कौन से वो है सुषिर वाद्य यंत्र। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इन सारे के सारों को एक पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल, जैसे ये पीडीएफ आपको मिलेगी, इन सारे के सारों के एक लाइनर है, आप अपने साथ साथ में लिखते चलो। बार बार उसको रिपीट करोगे, 2 से 3 बार रिपीट करोगे, सारे के सारे तत्वाद्य यंत्र जो आपको याद होते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं और कौन से तत्वाद्य यंत्र है उनकी तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है एक चिंकारा। चिंकारा वाद्य यंत्र, इसके बारे में इंपॉर्टेंट, इसका एक सिरा प्याले के आकार का होता है और साथ साथ इसके अंदर जो है वो 3 तार होते हैं। इस पूरा का पूरा चिंकारा है, इसका एक सिरा जो होता है वो तो प्याले का आकार होता है और इसके अंदर जो है टोटल 3 तार हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भाई रावण हत्था के अंदर कितने तार हैं, कमायचा के अंदर कितने तार हैं, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो कई बार हमें देखने को मिलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई नारद जी से संबंध वाला जो इकतारा है इसको किसके साथ बजाया जाता है, तो खड़ताल के साथ बजाया जाता है। ये भी ध्यान रख लेना। कई सारे फैक्ट्स हैं, याद करते चलेंगे तो बिना घबराए अपनी सारी चीजें हो जाएगी। और कौन से तत्वाद्य यंत्र हैं उनके ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक है सुरिंदा। सुरिंदा जो बना हुआ होता है वो होता है रोहिड़े की लकड़ी से। रोहिड़े की लकड़ी से जो है वो ये सुरिंदा बना हुआ होता है। साथ साथ में अगर हम देखें कि इसके गज पर घुघरे लगे हुए होते हैं, इसके गज पर जो है वो घुघेरू लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट है कमायचा। कमायचा के बारे में याद रखना है कि एकल लकड़ी का टुकड़ा होता है। एकल लकड़ी का टुकड़े से बना हुआ होता है। एक तरीके से ये सारंगी जैसा दिखता है और इसके अंदर जो है टोटल 27 तार हमें देखने को मिलते हैं। इसके मुख्य प्रयोगकर्ता जो है वो मांगणियार जाति के लोग हैं। जब अपन लोकगीत देख रहे थे तो अपन ने उसमें संगीतमय जातियों में मांगणियारी जातियों का नाम जो है वो सुना था। मांगणियार एज ए कास्ट के तौर पे हमने देखा था, उसके बारे में और चर्चा करी थी। तो अपने को याद रखना है कि जो कमायचा है ये जो है मांगणियार जाति द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है तंदूरा, वेणु, चौतारों और निशान। ये सारे के सारे जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। क्या कि आपने 13 ताली नृत्य का नाम सुना है? हाँ भाई, कौन सी जाति के लोग करते थे? तो कामड़िया जाति के लोग करते थे। और क्यों करते थे? जिससे रामदेव जी का यशोगान हो सके। रामदेव जी को डेडिकेट करके जिस डांस को किया जाता था उसको 13 ताली नृत्य कहते थे। बिल्कुल डाउटफुल नहीं है, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि ये जो तंदूरा है ये 13 ताली नृत्य के दौरान बजाया जाता है। साथ साथ में कौन सी जाति के लोग बजाते हैं? तो कामड़िया जाति के लोग जो है, कामड़िया पंथ के जो लोग हैं वो इसको बजाते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यह सितार और तानपुरे की शक्ल का होता है और इसके अंदर टोटल 4 तार होते हैं और इसे अंगुलियों में मिजराब पहनकर बजाया जाता है। मिजराब पहनकर बजाया जाता है।
क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि भाई 13 ताली नृत्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बता दो, तो अपने याद रख लेना क्या, तंदूरा। ठीक है। अच्छा, कांवड़िया संप्रदाय का इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बता दो, तो अपने याद रख लेना तंदूरा। और साथ साथ में अगर पूछ लिया जाए कि मिजराब पहनकर किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, तो अपने को याद रख लेना भैया तंदूरा। नेक्स्ट है अपना भपंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है भपंग। भपंग जो है वो डमरू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। ये जो है स्पेसिफिकली आपके मेवात एरिया में ज्यादा बजाया जाता है। मेवात बोले तो अलवर और भरतपुर। और जो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने भपंग को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश की है, हमारे नेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश की है, वो उमर फारूकी और जहूर खान। उमर फारूकी और जहूर खान। जहूर खान का नाम अपने याद रखना है। उमर फारूकी और जहूर खान का नाम याद रखना है आपको। किसके तौर पर, भपंग के तौर पर आपको याद रखना है। भपंग इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद रखना है क्या, कि ये डमरू से मिलता जुलता है। और साथ में इंपॉर्टेंट बात कि हमें ध्यान रखता है कि इस भपंग के साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से भपंग को जो है हम किस तरीके से याद करते हैं कि उमर फारूकी और साथ साथ में जहूर खान के नाम से इन दोनों व्यक्तियों ने जो है वो इसको इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाने की कोशिश की है। और मेवात क्षेत्र का ये इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं और तत्वाद्य यंत्र से चलते हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट तत्वाद्य यंत्रों की तरफ, जो कि अपने एग्जाम्पल के तौर पे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने। दुकाका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो भील लोग हैं वो दिवाली पर इसका इस्तेमाल करते हैं, दुकाको। इसके अलावा सुरमंडल, कोकल वीणा, घोरिया, कमठ, अपंग, खम्मच, ये सारे के सारे अपने तत्वाद्य यंत्र के बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे एग्जाम्पल्स के तौर पर देखे जा सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बार बार बता रहा हूँ कि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख देंगे और ये पूछेंगे कि भाई तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, अवनत कौन सा और घन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है। तो तत्वाद्य यंत्र सारे के सारे क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ऐसे जिनको तारों द्वारा जो है वो बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र की तरफ, जो कि है आपके सुशिर वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र भैया, सुशिर वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलते हैं। तत्वाद्य यंत्र को तारों के द्वारा बजाया गया, तो सुशिर वाद्य यंत्र को किनके द्वारा बजाएंगे, सुशिर वाद्य यंत्र को फूक मारकर जो है वो बजाया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र की एक बेसिक सी डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। क्या, जिन वाद्य यंत्रों में फूक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है उन वाद्य यंत्रों को सुशिर वाद्य यंत्र जो है वो कहते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें फूक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है उनको अपन सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब इनके एग्जांपल्स में कि कौन कौन से सुशिर वाद्य यंत्र जो हैं वो हमें याद करने हैं और कौन कौन सी क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस है उसको देखते हुए चलते हैं। तो पहला सुशिर वाद्य यंत्र है अपना शहनाई। शहनाई ऐसा सुशिर वाद्य यंत्र है जो वाद्य यंत्रों में, इन सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ की कैटेगरी में देखा जा सकता है। शहनाई को नफीरी या सुंदरी भी कहते हैं। और अगर पूछ लिया जाए शहनाई, आपने देखा होगा कि जब हम शहनाई देखते हैं तो कई सारे शहनाई को एक तो नगाड़ों के साथ बजाते हैं और कई सारे वैवाहिक कार्यक्रमों में ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे फेस्टिवल्स जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो, उन सारी एक्टिविटीज़ के दौरान हमें शहनाई जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम शहनाई की इंपॉर्टेंट गायिका की हम बात करें या शहनाई बजाने वाले में कोई इंपॉर्टेंट कलाकार की बात करें तो हमें मांगी बाई का नाम जो है वो याद रखना है। मांगी बाई का नाम जो है वो शहनाई के तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है अपने मोरचंग। मोरचंग बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो मोरचंग की अपन बात कर लेते हैं कि मोरचंग से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने को याद रखने। मोरचंग के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात कि भाई इसे ज्यूज हार्प भी कहते हैं, ज्यूज हार्प भी कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस मोरचंग को जो है वो होठों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। होठों के बीच में दबाकर जो है वो बजाया जाता है और ये लोहे से बना होता है। किससे बना होता है भैया, लोहे से बना होता है। मोरचंग इंपॉर्टेंट बात, इसको ज्यूज हार्प भी कहते हैं। होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है और साथ साथ में इसके बना हुआ होता है लोहे से। किसका एग्जाम्पल है तो याद कर लो, अपने सुशिर वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल है क्या, मोरचंग। मोरचंग जो है वो सुशिर वाद्य यंत्र का बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बांकिया। बांकिया किससे बना होता है, पीतल से बना हुआ होता है भैया, पीतल से बना होता है बाकी। इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये पीतल से बना हुआ होता है और यह एक तरीके का धार्मिक वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग लंगा गायक करते हैं। इसके अलावा सरगड़े जाति के लोग भी इस इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कौन सा भाई, बांकिया। तो तीनों को एक बार वापस से जल्दी से देख लो। शहनाई इंपॉर्टेंट प्रॉस्परस ओकेजन्स के ऊपर बजाया जाता है। ज्यूज हार्प जो कि मोरचंग भी कहते हैं, होठों के बीच में दबा के बजाया जाता है, लोहे से बना हुआ होता है। और साथ साथ में अगर हम बात करें बांकिया की बात तो भाई अपन को याद करना है कि बांकिया जो है वो बजाया जाता है कैसे, धार्मिक कार्यक्रमों के समय पर। साथ साथ में ये किससे बना हुआ होता है तो अपने पीतल से बना हुआ होता है क्या, बांकिया। बिल्कुल याद करते चलते हैं बांकिया के बारे में।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे और दूसरे जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं, उन सभी के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मशक। तो मशक के बारे में ये कि थैलेनुमा आधुनिक बैक पाइपर जैसा देखने को मिलता है। थैलेनुमा आधुनिक बैक पाइपर जैसा देखने को मिलता है आपका कौन सा इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र, तो अपने को याद रख लेना मशक। मशक जो है वो थैलेनुमा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं नड़। तो नड़ के बारे में अपन को याद रखना है, ये भी एक तरीके से मशक जैसा ही होता है। और अगर हम बात करें इस नड़ के इंपॉर्टेंट, म्यूजिकल आर्टिस्ट की कि कौन है व्यक्ति, तो अपने को नाम याद रखना है कर्णा भील का। कर्णा भील का जो है वो अपने को नाम याद रखना है कि स्तर पे नड़ के इंपॉर्टेंट कलाकार के तौर पे कर्णा भील का अपने नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तो अपना है नागफनी। नागफनी याद रखना है क्या कि यह यंत्र जो होता है सर्पिलाकार तो होता है, साथ साथ में ये भी पीतल से बना हुआ होता है। नागफनी आपका जो है इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है जो कि आपके सर्पिलाकार का होता है और साथ साथ में किससे बना होता है, तो भैया अपने पीतल से बना होता है, याद रख लेना। इसके अलावा और दूसरा तो तारपी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह लौकी से बनाया जाता है। फिर इसके बाद में आपने बांसुरी सुना होगा जो आपकी फ्लूट है, तो भाई ये तो बड़ा कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। और सुशिर वाद्य यंत्र में शहनाई के साथ साथ में ये भी एक सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र के तौर पे देखा जा सकता है। इसके अलावा और कौन सा, तो आपने याद रखना है अलगोजा। अलगोजा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर जो है वो दो बांसुरी होती है। साथ साथ में अपने को नाम याद रखना है कि अलगोजा के तौर पे ये एक तरीके से हमारे राजस्थान का स्टेट इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं इसको, और अगर हम बात करें अलगोजा जो है, अलगोजे के बारे में ध्यान रखना है कि कोई इंपॉर्टेंट कलाकार हैं क्या, तो अपने को याद रखना है रामनाथ चौधरी का नाम। रामनाथ चौधरी का नाम जो है अपने याद रखना है। कैसे, अलगोजा के तौर पे, दो बांसुरी के तौर पे बजाया जाता है और साथ साथ में ये जो है अपने स्टेट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी इसे देख सकते हैं। अलगोजा के बाद चलते हैं नेक्स्ट इंप्रूवमेंट जो कि है आपका सतारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये वाद्य यंत्र जो है वो बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप है। सतारा जो है वो बांसुरी, अलगोजा और साथ साथ में शहनाई का मिश्रित रूप है। कौन सा वाद्य यंत्र, तो आपने याद रख लेना है सतारा। इसके आगे चलते हैं शंख। तो भाई ये तो एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक जंतु द्वारा निर्मित होता है। हम बात करेंगे एक तरीके से जंतु का अंडा होता है जो समुद्र में उत्पन्न होता है, तो ये तो अपने याद रख लेना है शंख। आपने देखा होगा पूजा पाठ करते वक्त, आरती करते वक्त जो है शंख का प्रयोग किया जाता है। शंख भी बड़ा इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपके सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अलावा है पुंगी और बीन। इसे जो है वो कालबेलिया और साथ साथ में सपेरे सांप को पकड़ते वक्त जो है बजाते हैं। कालबेलिया और सपेरे जो है वो सांप को पकड़ते वक्त बजाते हैं पुंगी और बीन। अब आपने एक डांस का नाम सुना है जिस डांस का नाम है इंडोनी। क्या नाम है, इंडोनी। ये इंडोनी किसका डांस है, तो याद करके बताओ भैया, कालबेलिया जो इंपॉर्टेंट ट्राइब है उसका ये डांस है इंडोनी। हम अगर बात करें कि ये जो कालबेलिया हैं इनके बारे में अपन को याद रखना है कि ये जो कालबेलिया हैं ये एक डांस करते हैं इंडोनी, और इंडोनी डांस के वक्त जो है इस पुंगी या फिर बीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने डांसेस के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का तो चोली दामन का साथ है, तो इनको दोनों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन आ जाए तो अपना कोई भी गलत नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुशिर की कैटेगरी में आते हैं, तो वो है एक तो तुरही, साथ साथ में सिंगा, सिंगी, कर्णा, मोरचंग, बरगू, टोटो, हरनाई, नफीसी और हारमोनियम। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जितनी भी ई मात्रा के जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सुशिर कैटेगरी के अंदर आते हैं। वो ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनको फूंक मार के बजाया जाता है। पर देखो भाई इसके एक्सेप्शंस भी हैं। छोटी सी ट्रिक है भाई कि ई मात्रा के जितने भी वाद्य यंत्र है वो इस कैटेगरी में आते हैं, पर सारों को ही मत लगाया ना, अपना थोड़ा दिमाग लगाना और फिर उस हिसाब से याद करते करते चीजें याद कर लेना। इन सभी में जो सबसे ज्यादा प्रमुख है, एक तो तुरही अपने को तो याद करना ही है, टोटो अपने को याद करना है, सींगी याद करना है और साथ साथ में आपको मोरचंग और नफीसी हरनाई तो याद है ही। इसमें तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। सुशिर वाद्य यंत्र से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो अटकना चाहिए। एक और वाद्य यंत्र है सुरनाई। सुरनाई जो वाद्य यंत्र है उसको गीला करके बजाया जाता है। और अगर हम बात करें थे मशक की, तो अपने याद रखना है कि इसको जो है वो भैरू जी के भोपे बजाते हैं। तो ये सारे के सारे जो बैक पाइपर जैसा था, ये सारे के सारे सुशिर वाद्य यंत्र थे। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र की, जो कि है ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें हाथ से मार कर बजाया जाता है, वो की है अवनत वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र भैया, अवनत वाद्य यंत्र। अवनत वाद्य यंत्र जिन्हें ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तो पहले तो बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ में चलते हैं। पशुओं के चमड़ों से निर्मित वाद्य यंत्र जिसको चोट मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है उसे हम अवनत या फिर ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भाई,
अवनत या ताल वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको हाथ से चोट मारकर जो है वो बजाया जाता है और इनका निर्माण होता है खाल से, पशुओं की खाल से इसका निर्माण किया जाता है। तो अवनत वाद्य यंत्र के अपन पहले वाद्य यंत्र की तरफ चलते हैं, जो कि है भैया नौबत। नौबत के बारे में पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या आपने कभी ना कभी युद्ध मूवीज में देखा होगा, युद्ध सीन्स में एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बजा रहे, तो भाई ये वो नौबत ही होता है। प्राचीन काल में जब भी युद्ध होता था तो जितने भी सैनिक थे उनको मोटिवेट करने के लिए जो है इस नौबत इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता था। पर आजकल तो युद्ध होते भी नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, भाई पीस का दौर है, पीस रहनी चाहिए। तो आजकल हमें देखने को मिलता है कि जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, जितने भी देवालय हैं, उसमें जो है ये नौबत देखने को मिलता है। तो नौबत के साथ चलते हैं अपन पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये प्राचीन काल में युद्ध के समय और साथ साथ में वर्तमान में मंदिरों में बजाए जाते हैं, मंदिरों में बजाए जाते हैं। इसके बाद आता है मांडल या फिर मांडल। मांडल बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, देखते हैं इसके बारे में क्या। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य यंत्र है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के छोटे गुटके डालकर जो है वो बजाया जाता है। अपने को याद रखना है कि ये जो मांडल बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, ये जनजाति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसको बनाते वक्त जो है वो मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ में इसकी डोटी के अंदर छोटे छोटे लकड़ी के जो गुटके हैं वो डाले जाते हैं, जैसे अपन पखावज के अंदर डालते हैं। और इंपॉर्टेंट बात कि इसका निर्माण जो है वो मिट्टी से किया जाता है। यह शंकर पार्वती का वाद्य यंत्र है और साथ साथ में ऐसा माना जाता है कि अधिकतर तौर पर गौरी नृत्य के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और विवाह एवं ग्राम देवालयों में भी ये बजाया जाता है। तो अपने को याद रखना है मांडल गरासिया जनजाति से रिलेटेड है। आपने गौरी नृत्य देखा था, कौन सा वाला गौरी नृत्य, जिसके अंदर शिव भस्मासुर की कहानी थी, शिव पार्वती की कहानी थी। तो वो जो गौरी नृत्य है उस दौरान जो है जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मांडल या फिर मादल। मांडल या फिर मादल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाद्य यंत्र की कैटेगरी में, जो कि है अपने नेक्स्ट वाद्य यंत्र के तौर पे हम देख सकते हैं नगाड़ा या बम। नगाड़े को अपन देखते हैं कि जब हम देख रहे थे शहनाई, तो शहनाई को नगाड़े के साथ बजाया जाता है कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे। देख लेते हैं क्या। यह सुपारी के आकार का अवनत वाद्य यंत्र है और ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है जिसे राणा या फिर ढोली जाति के लोग जो है वो बजाते हैं। कुछ वाद्य यंत्र जो हैं जुड़े हुए थे मांगणियार जाति से, तो कुछ वाद्य यंत्र जो हैं वो जुड़े हुए हैं ढोली या फिर राणा जाति के लोगों से। इसके अलावा है ढोल। तो ढोल के बारे में तो अपने को याद रखना है कि सबसे प्राचीन और मांगलिक वाद्य यंत्र है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इसके अलावा है डफली। डफली आपने देखा होगा, ये तरीके से एक डफ का छोटा रूप है। डफली वाले डफली बजा, तो उसमें जो बजा रहे हैं अनिल कपूर साहब, वो डफली है और एक तरीके से डफ का छोटा रूप है, डफ का छोटा रूप है। आगे बढ़ते हैं घेरा। तो घेरे के बारे में याद करना है कि इसकी आकृति जो है वो अष्टभुजाकार है, यानी ऑक्टागनल है। ऑक्टागनल इसकी आकृति है और ये भी एक तरीके से डफ के समान होता है। नेक्स्ट है आपका तासा। तो तासा आपने देखा होगा, जब मुस्लिम भाई जो हैं वो मुहर्रम का प्रोसेशन लेकर जा रहे होते हैं, मुहर्रम के दौरान जो है वो जिस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं अपन ताशा। ये जो ताशा होता है ना, ये परातनुमा होता है, यानी परात के आकार का होता है और हमें मुहर्रम के दौरान देखने को मिलता है। तो अपन ताशे के बारे में देखते हैं। इसकी आकृति जो है वो परातनुमा होती है और इसका प्रयोग जो है वो सर्वाधिक मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। ताजिए या मुहर्रम ले जाते वक्त जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका डमरू। डमरू भगवान शिव का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। साथ साथ में हम देखते हैं कि जब आपने मदारी को देखा होगा तो मदारी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। डमरू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। एग्जाम्पल किसकी कैटेगरी में आएगा, तो अपने याद करना है अवनत वाद्य यंत्र की कैटेगरी के अंदर डमरू हम देख सकते हैं। आगे बढ़े और इंस्ट्रूमेंट की तरफ, तो वो है भैया एक तो आपका इंपॉर्टेंट ढेरू और ढाक। ये एक तरीके से का डमरू का बड़ा रूप है। फिर आ जाता है खंजरी, जो कि आपके चंग जैसे दिखने वाला वाद्य यंत्र है। इसके बाद आ जाता है धौसा, जो कि इसकी आकृति जो है वो नगाड़े जैसी होती है। जैसे नगाड़े का रूप बहुत बड़ा होता है, उसी तरीके से हम देखते हैं कि कैसे धौसे का रूप भी बहुत बड़ा होता है। दगामा या टामक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। यह कढ़ाई के आकार का होता है और लोहे का बहुत बड़ा नगाड़ा इसे देखा जा सकता है। टामक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे। इसके बाद आ जाता है माठ और कमर। कमर ये भी देखने को मिलता है। पाबू जी के माटे आपने देखे होंगे, जब पाबू जी के पवाड़े गाते हैं, पाबू जी के जब पवाड़े गाते हैं उस वक्त जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं भैया पाबू जी के माटे। कुंडी और साथ साथ में मृदंग और पखावज तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से बड़ा सा एक आपको ढोलक देखने को मिलता है, लाइंस होती है उसके अंदर, जिसे हम पखावज भी कहते हैं। हवेली संगीत के दौरान जो है इस पखावज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हवेली संगीत किससे रिलेटेड है, तो अपने को याद करना है कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से रिलेटेड है आपका हवेली संगीत। नेक्स्ट आ जाता है आपका ढोलक।
ढोलक और ढोल के बारे में आपने सुना होगा। आपने जालौर का एक प्रसिद्ध डांस देखा है, कौन सा भाई? तो जिसे कहते हैं अपन ढोल डांस। और ये जो ढोल डांस था वो किससे रिलेटेड था? तो अपने को याद रख लेना है कि ये जो इंपॉर्टेंट डांस था वो रिलेटेड था किससे? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शेर राजस्थान जय नारायण व्यास ने इस इंपॉर्टेंट डांस को जो है वो प्रोत्साहन दिया था। उस दौरान जो हमें ये इंपॉर्टेंट ढोलक या फिर साथ साथ में ढोल का इस्तेमाल देखने को मिलता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जो ढोलक या ढोल डांस था वो कौन सी शैली में होता था? तो थाकना शैली के अंदर किया जाता था। अपने को याद करते चलते हैं, सारे के सारे चीज़ें याद हो जाएगी। आज इन सारे के सारे वाद्य यंत्र का सबसे आखिरी वाद्य यंत्र है जो कि है आपका घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या कि धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिन पर चोट मारने से आपस में टकराने की स्वर की उत्पत्ति होती है उसे हम घन वाद्य यंत्र कहते हैं। घन वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये तो है ही भाई कि धातु से निर्मित होते हैं और चोट टकराने से, आपस में टकराने से जो स्वरों की उत्पत्ति होती है उसे अपन घन वाद्य यंत्र कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट घन वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलते हैं। आ जाता है भाई घन वाद्य यंत्र। इसका है एक तो रमझोल। रमझोल के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसको घुघरू के नीचे घुटनों तक जो है वो बांधा जाता है। इस रमझोल के अंदर 4 पायल आपको देखने को मिलती है, 4 पायल आपको देखने को मिलती है। और साथ साथ में अगर हम बात करें गैर डांस के दौरान जो है इस रमझोल का इस्तेमाल किया जाता है। रमझोल एक आभूषण के तौर पर भी हम देख सकते हैं, तो रमझोल का अपने नाम याद रख लेना। नेक्स्ट है आपके खड़ताल या करताल। इसके बारे में बात करें कि साधु सन्यासियों का इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है खड़ताल या खड़ताल। और अपन देखते हैं कि भाई नारद जी भी खड़ताल बजाते हुए हमें कई बार दिखते हैं। नेक्स्ट श्रीमंडल। तो श्रीमंडल के बारे में इसकी बनावट जो है वो झाड़ीनुमा पौधे के समान होती है। किसकी? श्रीमंडल की। एग्जाम्पल किसका है श्रीमंडल? तो भाई घन वाद्य यंत्र का। नेक्स्ट है अपने कागरगच। इसका आकार जो है वो झुमके के समान देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है आपके थाली, जो कि आपके इंपॉर्टेंट घन वाद्य यंत्रों में से एक है। और बात कर लेते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे घन वाद्य यंत्र के, तो उनकी चर्चा करते हुए अपन चलते हैं। चिपिया या चिमटा, बड़ा देखा होगा आपने। साथ साथ में मंजीरा, घुंघरू, भरनी, घड़ा, मटका और साथ साथ में घुरलिया जो है वो इंपॉर्टेंट आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। किसके? तो याद रख लेना आपके घन वाद्य यंत्र के। और अगर हम बात करें मंजीरा, तो वो तो कामड़िया जाति द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम बात करते हैं झांझ की, तो हमें देखने को मिलता है वो कच्ची घोड़ी डांस के दौरान जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और कौन से इंस्ट्रूमेंट है? गरासियों की लेजिन और झांझ और झालर, ये सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डांसेज हैं उनकी अपन चर्चा जो है वो कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अपन पूरी की पूरी सारी की सारी सीरीज को एक क्विक रिवीजन के तौर पे देखते हैं। 4 टाइप्स के थे। 4 टाइप्स के कौन कौन से? तो अपने तत्वाद्य यंत्र थे, तार वाले। उसके बाद हमारे सुशिर वाद्य यंत्र थे, फूंक से बजाने वाले। तीसरे हमारे थे अवनत वाद्य यंत्र, हाथ से मारकर बजाने वाले। और चौथे थे अपने इंपॉर्टेंट तौर पर घन वाद्य यंत्र, धातु से निर्मित, जिनको जो है अपन आपस में टकराकर स्वर की उत्पत्ति होती है, उन्हें हम इंपॉर्टेंट तौर पर घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो हो गई सारी की सारी बातें आपकी यहाँ तक। अब देखो कैसे याद करना है, बार बार टेबल को बना के क्विक रिवीजन कर करके इनके एग्जाम्पल्स याद कर लो, जो इंपॉर्टेंस है वो याद कर लो। सारे की सारी चीज़ें आएंगी और एग्जाम से चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।